नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। वीरेन पूरी रात पुल के पास और नीति कुर्सी पर ही सोई रही। अगली सुबह जब सूरज उगने लगा और उसकी किरणें वीरेन के चेहरे पर गिरी तो वीरेन ने कसमसते हुए आंखें खोली। ऊपर चिलचिलाती सूरज देख वीरेन एकदम चौंक कर उठ बैठा। वह ओढ़े हुए कंबल और आसपास नज़र घुमाकर देखने लगा और सोचने लगा, मैं यहाँ कैसे आया। उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो वह और भी हैरान रह गया। उसके फ़ोन पर नीति का कॉल अब तक चल रहा था। वह अपना सिर पकड़ते हुए याद करने लगा कि कैसे वो रात को नीति की बातें करते हुए वहीं सो गया। उसकी नज़र जब कंबल पर गई तो सोचने लगा कि मुझे कंबल किसने उठाया, कौन आया था यहाँ, और जो भी आया उसने मुझे जगाया क्यों नहीं। वीरेन ने कॉल कट किया और जल्दी से उठा। वह अंदर हॉल में आया तो उसे कोई नहीं दिखा। वह किचन में गया तो सुषमा जी उसे देख मन ही मन मुस्कुराने लगी। आज बड़ी जल्दी उठ गया तू वीरू, नींद नहीं आई क्या? सुषमा जी ने अनजान बनते हुए पूछा। वीरेन उसके पास जाकर बोला, मॉम, मुझे कंबल आपने उठाया? सुषमा जी, मैं तो तेरे कमरे में गई ही नहीं। वीरेन सोचते हुए सिर खुजलाने लगा। सुषमा जी, क्या हुआ वीरू, सुबह सुबह तू परेशान क्यों लग रहा है? वीरेन, नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि मुझे किसने कंबल उठाया, और अगर मुझ पर कंबल डाला ही था तो इससे अच्छा मुझे जगा ही देता। मैं अपने रूम में जाके ही सो जाता। सुषमा जी, रूम में जाकर मतलब? तू अपने रूम में नहीं तो कहाँ सोया था? वीरेन, वो कल मुझे पूल साइड में ही नींद आ गई थी मॉम। सुषमा जी, इतना खो गया था तू नीति से बात करने की नींद भी उड़ गई तेरी? हाँ, ये बात सुनकर ये क्या कह रही हैं आप मॉम? मैं नीति से बात कहाँ कर रहा था। वीरेन हैरानी से और झूठ बोलते हुए कहने लगा। सुषमा जी उसके कान खींचकर कहने लगी, अच्छा बेटा, अब तू अपनी मॉम्स को ही पागल बना रहा है। हाँ, नीति से बात नहीं कर रहा था तो वो फ़ोन में किसकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी? बताना ज़रा, नीति के अलावा भी कोई है क्या तेरी ज़िंदगी में? बोल मॉम, प्लीज़ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मॉम, लग रही है। वीरेन ने बच्चों की तरह दर्द भरा मुंह बनाते हुए कहा। इतने में ही रणधीर जी भी उठकर आ गए। वो उन्हें देख हंसते हुए बोले, क्या हुआ सुषमा जी, सुबह सुबह कैसे क्लास ली जा रही है बड़े नवाब की? वीरेन सुषमा जी को आँख से इशारे से कुछ भी बताने से मना करने लगा। सुषमा जी, ये इशारे क्यों कर रहा है मुझे? बता दूं तेरे डैडी को तेरी हरकत? वीरेन, मॉम नहीं, प्लीज़ कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखिए। क्यों मेरा मजाक बनवा रही हैं आप? सुषमा जी, अच्छा अब इज्जत याद आ रही है। रणधीर जी, अरे भाई, कोई बताएगा भी आखिर हुआ क्या है? दीप बीच में कूदते हुए, ओम फो डैड, आप भी कितने भोले हैं, कुछ भी नहीं समझते। वीरेन और सुषमा जी उसे आश्चर्य से देखने लगे। वीरेन, कहना क्या चाहता है तू? दीप वीरेन के कंधे पर हाथ रखकर, डैड, जवान बेटा है आपका जिसका रिश्ता तय हो गया है तो जाहिर है उन्हीं से बातों में लगे होंगे, और क्या। क्यों मॉम, सही कहा ना? दीप भौवें उचकाकर वीरेन से पूछने लगा, और वीरेन का चेहरा देखने लायक था, जिसे देखकर सुषमा जी, जिन्होंने अपनी हंसी को रोक रखा था, जोर से हंस पड़ी। सभी ठहाके मारकर वीरेन हंसने लगे। गाइस, दिस इज़ नॉट फेयर। मुझे आप सब से बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ तैयार होने। वीरेन पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। दीप वीरेन को सुनाने के लिए तेज़ आवाज़ में बोला, ज़रा भाभी से तो पूछो मॉम, उनका क्या हाल है? कहीं वो भी तो भाई की तरह पुल के पास तो नहीं सो गई? वीरेन उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला और जल्दी से अपने कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही उसने अपने सिर पर चमाट लगाकर कहा, क्या करता है तू भी वीरेन? बनवा लिया ना मजाक, सबके सामने हो गई तसल्ली। अब ये लोग सबके सामने ही हा हा करके और
बताया करेंगे। वीरेन सदा सिंपल लड़का, उसके लिए यह सब बहुत ही अजीब और अनोखा अनुभव था। उसे खुशी शर्म झुंझलाहट, सबके मिले जुले से भाव एक साथ जैसे घेर रहे थे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें। वीरेन यही सब सोचते हुए ही तैयार होने चला गया। एक तरफ वीरेन की टांग खिंचाई हो रही थी, वहीं दूसरी ओर नीति का भी कुछ यही हाल था। सान्या नींद से जागी और उसने देखा नीति बेड पर नहीं थे। आंखें मसलते हुए उसने इधर उधर देखा तो नीति उसे खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे सोते हुए दिखी। सान्या ने उबासी लेते हुए कहा, दी आप वहाँ क्यों सो रही हैं? नीति ने कोई जवाब नहीं दिया, वह गहरी नींद में थी। सान्या बिस्तर से उठकर नीति के पास गई। उसने नीति को जोर से हिलाया तो नीति हड़बड़ा कर उठ गई। क्या हुआ करते हुए नीति ने आंखें खोली। वह जैसे ही उठने लगी, दर्द से कराहते हुए वापस कुर्सी पर बैठ गई। रात भर कुर्सी पर सोने की वजह से नीति की कमर में दर्द होने लगा। सान्या कमर पर हाथ रखकर पूछने लगी, आप यहाँ क्यों सो रही थी दी? हो गया ना अब कमर में दर्द? क्या ज़रूरी थी आपको कुर्सी पर सोने की? सान्या ने सहारा देकर नीति को कुर्सी से उठाकर बेड पर लिटाया। आप ना बिल्कुल लापरवाह होती जा रही हैं दी, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना। जब देखो तब उल्टे काम करने पता नहीं क्या करती रहती है जो कुर्सी पर सो गई। शादी के बाद कौन रखेगा ध्यान आपका? बताइए ज़रा, ऐसी हरकतें करोगी तो सास ताने ही दिया करेगी। शादी के बाद कौन ख्याल रखेगा आपका? सान्या बड़बड़ाते हुए ड्रॉल में से मोम लेकर आई। नीति उसकी बातों को सुनकर कहने लगी, ओह मेरी छोटी माँ, डांट बाद में लेना, पहले ऑइंटमेंट लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। नीति को दर्द में देख सान्या ने जल्दी से उसकी कमर में दी लगाई और फिर से उसे डांटते हुए बोली, आप बेड से नीचे कदम भी नहीं रखना, आपको अब बेड से नीचे कदम भी नहीं रखना है, समझिए? आप चुपचाप यहीं लेटे रहिए। नीति जैसे ही कुछ बोलने को हुई, सान्या कमर पर हाथ रखे उसे आंख दिखाने लगी। नीति ने ऐसे में चुप रहना ही मुनासिब समझा। सान्या उसे आराम करने का कहकर खुद रेडी होने चली गई। नहा धोकर वह ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो तैयार होने लगी। तभी नीति के फ़ोन पर मैसेज आया। नीति ने उसे फ़ोन पकड़ाने को कहा। सान्या अपने बाल को ठीक करते हुए बोली, बस 1 मिनट दे, अभी देती हूँ। नीति के फ़ोन पर लगातार 20-25 गई। एक के बाद एक मैसेज आते गए। सान्या और नीति एक दूसरे को देखने लगी। किसको सामत आई है जो सुबह सुबह इतने मैसेज कर रहा है? कौन इतना वेला फ्री बैठा है सुबह सुबह? सान्या ने झुंझलाते हुए फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर उसे वीरेन के 8 मैसेज दिखे। वह सरसराती मुस्कान से बोली, ओह तो ये हैं डॉक्टर साहब जो एक के बाद एक मैसेज किए जा रहे हैं। ज़रा मैं भी तो देखूं क्या मैसेज किया है। सान्या नीति को छेड़ते हुए उनका फ़ोन चलाने लगी। सानू फ़ोन वापस दे मेरा, खबरदार जो तूने मैसेज दिखा मुझे फ़ोन, क्या मैसेज है? नीति, दिखा दूंगी आपको भी, पहले मैं तो देख लूँ सुबह सुबह ऐसी कौन सी कयामत आई है कि डॉक्टर साहब को ज़रा भी चैन नहीं है। धमाधम मैसेज किए जा रहे हैं। सान्या, नीति उसे फ़ोन देने के लिए कहती रही और सान्या ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने फ़ोन नहीं दिया और वीरेन के मैसेज पढ़ लिया जिसमें वीरेन ने उसे घर पर हुआ ड्रामा के बारे में बताया हुआ था। मैसेज पढ़कर सान्या ठहाके मार के हंसने लगी। नीति उसे देखकर बोली, पागल हो गई है क्या तू? क्यों फालतू में खी कर रही है? ऐसा क्या है मैसेज में, दिखा मुझे। सान्या ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि आप कुर्सी पे क्यों सोई। क्यों? हाँ, ये इक्स का भूत न जाने क्या क्या कराता है लोगों से। या अल्लाह, मुझे तो इन सबसे महफूज ही रखना। हाँ। सान्या की बात सुनकर नीति थोड़ी सकुचाने लगी। वह सोचने लगी कि ऐसा भी क्या हो गया जो
जो ये इतना दांत दिखा रही है। नीति उसे तिरछी नज़र से देख रही थी। तो सान्या ने फ़ोन देखकर पूछा, फ़ोन चाहिए? नीति ने हाँ में सिर हिलाया। तो सान्या ने उसे फ़ोन पकड़ाते हुए कहा, लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए आपकी ये रात भर गुफ्तगू का अंजाम। सान्या ने हंसते हुए उसे फ़ोन दिया और खुद अपने बाल सेट करने लगी। निधि ने सान्या के जाने के बाद फ़ोन चलाया ही नहीं। सान्या तैयार होकर बोली, आई थिंक आपको अब स्कूल से लीव ले लेना चाहिए दी। आप आज घर पर ही रुककर आराम कीजिए, मैं स्कूल जाती हूँ, डॉक्टर साहब की खबर आकर लूँगी। सान्या उसे बाय कहकर कमरे से बाहर आ गई। वीणा जी ने पूछा, निधि कहाँ रह गई आज? वह नाश्ता नहीं करेगी क्या? सान्या अपने लिए नाश्ता लगाते हुए बोली, अब उनकी भूख प्यास नींद चैन सब गायब है मम्मी, उन्हें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर साहब जो मिल गए हैं। वीणा जी डपकते हुए बोली, चुप कर तू, जब देखो तब तेरी ये कैंची सी जवान चलती रहती है, जाकर नीति को बुला कर ला। सान्या बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे ही डांट लो आप भी। वीणा जी, कुछ कहा तूने? सान्या, नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि आज दी स्कूल नहीं जाएंगी। वीणा जी, क्यों, क्या हुआ उसे? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? सान्या नाश्ता करते हुए, हाँ मम्मी, तबीयत तो ठीक है, देखो बस कमर में दर्द है थोड़ा, तो मैंने कहा है उनको आज आराम करें वो। वीणा जी, कमर में दर्द कैसे? कल तक तो वो एकदम ठीक, वो फिर अचानक से कैसे? सान्या, उन्हीं से पूछिए, मुझे क्या पता। बाय दी वो मैंने दवाई लगा दी है उन्हें, बाय द वे मैंने दवाई लगा दी है उन्हें, तो आप टेंशन मत लीजिए। सान्या नाश्ता करने के बाद उन्हें बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल गई। वीणा जी नीति के कमरे में गई। नीति ने वीरेन के मैसेज पढ़कर उसे कॉल किया और वह भी उसके मज़े लेते हुए हंस रही थी। वीणा जी उसके पास आई तो नीति ने फ़ोन साइड में रख दिया। वह परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? सानू ने बताया कि तेरी कमर में दर्द है, दिखा मुझे, क्या हुआ? नीति, कुछ नहीं मम्मी, वो बस रात भर कुर्सी पर बैठे रहने की वजह से हो गया। वीणा जी, लेकिन तू कुर्सी पर कर क्या रही थी, बेड पर क्यों नहीं सोई? नीति, वो मम्मी मैं। वीणा जी, क्या मम्मी मैं? बोल। नीति, मम्मी मैं वीरेन से बात कर रही थी और वहीं बैठे बैठे ही नींद आ गई मुझे। नीति ने शर्म और डर से अपनी नज़रें नीचे कर ली। वीणा जी टिपिकल माँ की तरह उसे डांटते हुए बोली, तू बच्चों को न इस फ़ोन के आगे कुछ दिखता ही है क्या? कभी सारा दिन फ़ोन में पागल हुए रहते हो और अब रात को भी। रिश्ता क्या होता है आजकल? सारा दिन बातें ही पूरी नहीं होती तुम लोगों की, समझ नहीं आता ऐसी क्या बातें करते हो तुम लोग। नीति ने दबी सी आवाज़ में उन्हें सॉरी कहा। वीणा जी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद नीति ने वापस फ़ोन कान पर लगाया तो वीरेन ने उससे पूछा, बारबी, तुमने बताया नहीं कि तुम रात भर कुर्सी पर सोई और अब तुम्हें कमर में भी दर्द है? वो मैं, नीति ने डरते हुए बोला। तो वीरेन उसे डांटते हुए कहने लगा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें चेयर पर सोने की, बेड पर क्यों नहीं सोई? नीति ने उदास होकर कहा, बेड पर सानू सो रही थी, उसकी नींद खराब होती मेरी बात करने से, इसलिए मैं खिड़की के पास बैठी थी और बात करते करते ही मेरी आंख लग गई, सॉरी। नीति ने इतनी मासूमियत से कहा कि वीरेन का गुस्सा कब कंसर्न में बदल गया पता ही नहीं चला। वीरेन, मैंने तुम्हें इतना गुस्सा किया, उसके लिए आई एम सॉरी। नीति मुँह फुलाकर, इट्स ओके। वीरेन, ये बताओ तुमने कोई जेल वगैरह कुछ लगाया था या नहीं? नीति, हाँ, वो सानू स्कूल जाने से पहले लगा गई थी। वीरेन, एक बात तो माननी पड़ेगी, सानू जितना ज़्यादा बोलती है उतनी ही सेंसिटिव भी है। नीति, हाँ, दिल की बहुत साफ़ है मेरी गुड़िया। वीरेन, सीखो, अपनी गुड़िया से कुछ सीखो और अब रेस्ट करो तुम, ओके? नीति ने ठीक है कहकर कॉल कट कर दिया। वीणा जी उसके लिए बॉल में गर्म पानी उसकी सिकाई के लिए लेकर आई। नीति खुद से सिकाई करने का कहा तो वीणा जी उसने बॉटल देकर चली गई।
उधर सुषमा जी और सान्या दोनों स्कूल में मिली। सुषमा जी ने सान्या से निधि के स्कूल न आने का वजह पूछा। सान्या ने कहा मैडम दी की कमर में काफ़ी दर्द था तो इस वजह से आज वो स्कूल नहीं आई। सुषमा जी निधि के लिए थोड़ी चिंतित होकर कहने लगी कैसे क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना। सान्या को इस सवाल पर हंसी आ गई और वह दबी सी हंसी हंसने लगी। सुषमा जी हैरान होकर बोली तुम हंस क्यों रही हो सान्या। सॉरी मैम, एक्चुअली बात ही ऐसी है कि हंसी आ गई मुझे। आज सुबह जिस चीज़ के लिए आपने डॉक्टर साहब को आई मीन डॉक्टर वीरेन की क्लास लगाई थी वही काम दी ने भी किया। वो उनसे बात करते करते चेयर पर ही सो गई और सुबह जब उठी तो उन्हें कमर में दर्द आ गया। सान्या ने पूरे मज़े लेते हुए उन्हें बताया। उनकी बात सुनकर सुषमा जी को भी हंसी आ गई और कहने लगी सच पागल हैं दोनों। अब तक तो सिर्फ सुना ही था कि लोगों की नींद उड़ जाती है प्यार में, आज देख भी लिया। दोनों ठहाके मार कर हंसने लगी। बाद में सान्या ने उनसे पूछा बाय द वे आपको दी से कुछ काम था मैम, कुछ अर्जेंट है तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बोल दूँगी। सुषमा जी हाँ बेटा, अब 1 महीना है शादी और सगाई का, तो मैं सोच रही थी वीरेन और निधि जाकर अपनी सगाई और शादी की ड्रेसेस फाइनल कर आएँ। सान्या एक्चुअली में इस बहाने दोनों को साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने को भी मिल जाएगा। सुषमा जी हंसते हुए बिल्कुल, लेकिन ड्रेस का काम भी कंप्लीट होना चाहिए। यू नो ना बेटा, शादी में ज़्यादा वक्त नहीं है और फिर लहंगा स्टिच होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। सान्या यस मैम, आई अंडरस्टैंड। मैं आज ही घर जाकर दी को बोल दूँगी और अगर उनकी कमर का दर्द ठीक हो गया तो वो आज ही डॉक्टर वीरेन के साथ चली जाएंगी। सुषमा जी ओके। सान्या उन्हीं से ये कहकर जाने लगी तो सुषमा जी ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। जी मैम कहिए। सान्या ने बड़ी सील से पूछा। सुषमा जी आपके पास आकर कहने लगी अब तुम्हें डॉक्टर साहब नहीं रहे, अब उन्हें जीजू कहना शुरू कर दो और हाँ मुझे भी मैम नहीं आंटी बोला करो ओके। सान्या बच्चों की तरह जेब बाहर निकालते हुए बोली ओके मैं आंटी। सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए उनके चेहरे पर हाथ घुमाया और कहा हमेशा ऐसे ही चहकते रहना। मैं एक बार वीणा जी से भी बोल दूंगी निधि की शॉपिंग के लिए। सान्या ने सहमति में सिर हिला दिया और सुषमा जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गईं। सान्या स्कूल के बाद पहले अपनी डांस क्लास गईं और उसके बाद घर चली गईं। वीणा जी ने सान्या के लिए खाना लाया। निधि को भी दर्द में आराम था इसलिए वह भी हॉल में बैठी थी। सान्या निधि से पूछने लगी दी आपको सुषमा मैम से कोई बात हुई क्या। निधि ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा कल ही हुई थी, आज तो नहीं। क्या हुआ। सान्या खाना खाते हुए मम्मी आपकी बात हुई। वीणा जी कुर्सी पर बैठकर हाँ बेटा, कॉल आया था उनका कुछ देर पहले ही। कुर्सी पर बैठ के बोली हाँ बेटा कल आया था कुछ देर पहले। निधि हैरानी से क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना मम्मी। आप लोग इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं। सान्या यार आप इतनी जल्दी हाइपर क्यों हो जाती हैं, एक बार आराम से सुन तो लीजिए, परेशान पहले हो जाती हैं। निधि चुपचाप बैठ गई। वीणा जी सुषमा जी कह रही थी कि तू और वीरेन जाकर शादी और सगाई के लिए लहंगा पसंद कर लेना और भी जो शॉपिंग करना है वीरेन के साथ कर लेना। सान्या हाँ, आज वो स्कूल में मुझसे कह रही थी कि आप और जीजू शादी की शॉपिंग कर लें क्योंकि फिर मैचिंग एसेसरीज़ और स्टिच में भी टाइम लग जाता है। निधि मन ही मन बहुत खुश होने लगी। उसके दिमाग में शादी के जोड़े के रंग घूमने लगे कि किस रंग का लहंगा पहनूं, कैसे तैयार होना है, वीरेन से मैचिंग का पहनना है वगैरह वगैरह। दुल्हन बनने का ख्वाब तो हर लड़की की आंखों में बसता है क्योंकि एक लड़की जब दुल्हन बनती है तो उससे खूबसूरत इस संसार में और कुछ भी नहीं होता। निधि को मुस्कुराते देख सान्या उसे छेड़ते हुए बोली
ओ मेरे सपनों की रानी, सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ और मेरी बात सुनो। नीति नीति झट से होश में आ गई और हकलाते हुए बोली, क्या क्या कह रही है तू? तू तूने कुछ कहा? सानिया, हाँ कहा। अब बोलूं? नीति, हाँ बोलो अब। सानिया, सुषमा मैम आंटी ने कहा था कि वीरेन जीजू आपको ले ले जाएंगे और आप दोनों अपनी ड्रेसेस फाइनल कर लेना, और ये काम एक ही बार में हो जाना चाहिए क्योंकि ना तो शादी में इतना टाइम है और ना ही आपके AGOG के पास। नीति, लेकिन यार मैं अकेले कैसे? सान्या, अकेले कहाँ हैं आप? जीजू जाएंगे ना आपके साथ? नीति और वीणा जी उससे हैरानी से देखने लगी। सान्या ने भौवें उचकाकर दोनों की इस तरह देखने की वजह पूछी तो दोनों साथ में बोली, जीजू। नीति उसके माथे और गले पर हाथ लगाकर चेक करते हुए बोली, सानू तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सानिया, हाँ मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। नीति, मम्मी आज सूरज पक्का पूरब से ही निकला था ना? हमारी सानू आज वीरेन को डॉक्टर साहब नहीं बल्कि जीजू कह रही है, कमाल है। सान्या, इसमें कमाल क्या? जीजू हैं तो जीजू ही बोलूँगी ना। आप दोनों मेरी टांग खींचना बंद कीजिए, शांति से खाना भी नहीं खाने देते हैं यार आप लोग। वीणा जी, खा ले मेरा बच्चा, खा ले। हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि नीति के साथ तू भी चली जाना शॉपिंग के लिए। सान्या धीमे से नीति को देखकर, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक़ नहीं है। नीति उसे आंखें दिखाने लगी। वीणा जी, कुछ कहा तूने? सान्या, नहीं मम्मी, मैं तो बस ये कह रही थी कि दी और जीजू चले जाएंगे ना, मैं खामखा बोर हो जाऊंगी इनके बीच में, मैं क्या करूंगी जाकर। वीणा जी, मैंने तुझे पूछा नहीं है कि जाएगी या नहीं, तू और नीति दोनों चली जाना, बस बात ख़त्म, और कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। सानिया मुंह बनाते हुए, क्या यार, कैसे टिपिकल हिंदी सीरियल की मॉम की तरह बकवास कर रही हैं आप। लव मैरिज करा रहे हैं हो पर लड़का लड़की को साथ नहीं छोड़ सकते, हद है यार। नीति चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। सानिया उसे देखकर बोली, यहाँ मैं सोच रही थी कि आप दोनों को साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा, और आप हैं कि मम्मी को कुछ बोल ही नहीं रही। उन्हें मना कीजिए ना। कि तू पागल है यार, मैं मम्मी को कैसे बोलूँ कि सानू को मत भेजो, मुझे वीरेन के साथ अकेले जाना है। नीति मुँह बनाकर बोली, ठीक है फिर मत बोलो, बाद में मुझे मत कहना कि मैं कबाब में हड्डी बनी थी, ठीक है ना? सानिया ने अपनी सफाई देते हुए कहा। नीति हंसते हुए बोली, हाँ मेरी माँ, नहीं कहूँगी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले। अकेले मैं शादी की ड्रेस फाइनल नहीं कर पाऊँगी, और लड़कों की पसंद तो जैसे होती है वो जानती है तू, बस नखरे लगाने आते हैं, पसंद तो उन्हें कुछ आता नहीं है। अच्छा है ना तू हमारे साथ चले। हाउ बोरिंग यार, इतने रोमांटिक जीजू, हमारे भगवान बचाएं अब उनके अरमानों को तो। आप तो सब पर पानी फेरने वाली हो, अनरोमांटिक कहीं की। सानिया मुंह बनाते हुए उठकर चली गई। ओ नौटंकी, बस कर, तेरी ये ड्रामा सब समझती हूँ मैं, क्या घुसुर खुराफाती चलती है तेरे दिमाग में। नीति ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, और दोनों हंसने लगी। अगले दिन नाश्ते के वक्त सुषमा जी ने वीरेन से नीति को शॉपिंग पर ले जाने को कहा। वीरेन ने तुरंत हाँ कर दिया, जैसे वो बस इस मौके की तलाश में हो। सुषमा जी दीप से भी कहने लगा, दीपू बेटा तू भी अपनी शॉपिंग कर लेना, दूल्हे का भाई है तू, बहुत काम होंगे बाद में, बिजी हो जाएगा तो खुद के लिए कुछ नहीं ले पाएगा। ठीक है मॉम, मैं कर लूँगा अपनी शॉपिंग, डोंट वरी, दीप ने विनम्रतापूर्वक कहा। वीरेन ने बिना सोचे कह दिया कि तू मेरे साथ ही चल ले छोटे, दोनों भाई सेम ड्रेसेस लेंगे फंक्शन के लिए, आफ्टर ऑल लगना चाहिए ना, दूल्हे का भाई है तू। दीप, आर यू श्योर भाई, आप सच में चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? वीरेन, हाँ, क्यों,
तू नहीं जाना चाहता क्या? दीप: नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। वीरेन: ठीक है, फिर हॉस्पिटल में मेरी 1-2 ज़रूरी अपॉइंटमेंट हैं, उसके बाद चलते हैं शॉपिंग के लिए। दीप ने हाँ में सिर हिला दिया और रणधीर जी वीरेन के भोलेपन पर मुस्कुराने लगा। वीरेन नाश्ता करके हॉस्पिटल चला गया और रणधीर जी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद दीप सुषमा जी से कहने लगा, मॉम, भाई के सिर पर चोट लगी थी क्या बचपन में? सुषमा जी: क्यों? तू ऐसे अजीब सा सवाल क्यों पूछ रहा है? दीप: यार, ये अजीब इंसान है, मतलब इतना अच्छा मौका मिल रहा है इन्हें भाभी के साथ जाने का, उनकी पसंद नापसंद जानने का, और ये एक है कि तू भी चलना मेरे साथ छोटे। वीरेन की नकल करते हुए: सुषमा जी, मेरा वीरू बहुत सीधा है, इसके दिल में भी जरा भी दोगलापन नहीं है, जैसे ऊपर से वैसे अंदर से। तभी तो अपनी मासूमियत में तुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता है, क्योंकि उसके लिए तो खुद से पहले उसकी फैमिली आती है बस। दीप: आपके लाडले को कुछ नहीं हो सकता मॉम। सुषमा जी: इसकी फिक्र नहीं है अब मुझे, निधि है ना, इसे संभालने के लिए, दुनियादारी सिखाने के लिए, सब समझ जाएगा। दीप: देखते हैं। दीप ने सुषमा जी के साथ सारा काम कराया और उसके बाद दोनों ऑनलाइन ड्रेसेस की डिज़ाइन देखने लगे। वीरेन हॉस्पिटल के काम से फ्री होकर घर पहुंचा। वह सुषमा जी से कहने लगा, मॉम, आप भी चलिए ना हमारे साथ, आपको भी तो शॉपिंग करनी है। क्या भाई, आपको इतना भी नहीं पता? मॉम सिर्फ डैड्स की पसंद से ड्रेस लेती है, वो डैड के साथ जाएंगी शॉपिंग के लिए, है ना मॉम? दीप ने मस्करी करते हुए कहा। सुषमा जी उसके गाल पर धीरे से थप्पड़ लगाते हुए बोली, तेरी शादी होने दे एक बार, फिर मैं बताऊंगी तुझे। जब घूमेगा ना उसके आगे पीछे बाबू सोना करता, तब बताऊंगी तुझे मैं। रुक जा तू कुछ टाइम और। वीरेन उनकी हंसी में हंसने हाँ मिलाते हुए बोला, बिल्कुल ठीक कहा मॉम आपने, ये तो वैसे भी लड़कियों के आगे पीछे ही घूमता था, स्कूल, कॉलेज, फैमिली फंक्शन, हर जगह। करेक्ट। प्लीज़, मैं नहीं घूमता था लड़कियों के पीछे, बल्कि लड़कियां घूमती थी मेरे आगे पीछे। दीपू ने पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। वीरेन उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, देख रही है तेरी फैंस फॉलोइंग, सानू तो तेरी बोलती बंद कर देती है, बाकियों का तो कहना ही क्या। हाँ हाँ। वीरेन और सुषमा जी हाई फाई किए और ठहाके मार के हंसने लगे। दीप चिढ़ते हुए बोला, हाँ हाँ, हंस लो तुम लोग, कोई नहीं, बदला लिया जाएगा, याद रखना। दीप ने मुंह बनाते हुए अपने गॉगल्स लगाए और वीरेन के हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गया। सुषमा जी और वीरेन उसके तेवर देखकर हंसने लगे। दीप कार में बैठकर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मॉम, मैं जाता हूँ, वरना ये ऐसे ही गुब्बारा बना रहेगा और हमारे कान के पर्दे फाड़ेगा। वीरेन सुषमा जी को हक कर दीप के साथ नीति के घर की ओर चल दिया। दीप रास्ते भर चुपचाप बैठा रहा और वीरेन बार बार उसकी शक्ल देखता और अपनी हंसी को काबू में रखता। नीति के घर पहुंचकर वीरेन बोल ही गया, भाई तू मुझे ड्राइव करने देगा? प्लीज़ पीछे बैठ जा यार तू। दीप ने आंखें बड़ी करके वीरेन को देखा और बोला, आप दोनों पीछे बैठ जाना, ड्राइव मैं कर लूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह तो हम मालिक और तू ड्राइवर लगेगा। मैं और मेरे भाई को ड्राइवर थोड़ी बनाऊँगा, इतना भी बुरा भाई नहीं हूँ मैं, वीरेन ने बटरिंग करते हुए कहा। दीप चिढ़ते हुए बोला, सब पता है मुझे, कितना फिक्र है आपको मेरी। वीरेन मासूम सी शक्ल बनाकर उसे पीछे बैठने का इशारा करने लगा। दीप उसकी शक्ल देखकर पिघल गया और कार से बाहर आ गया। वह बड़बड़ाते हुए बोला, जा रहा हूँ, पीछे बैठो आप आगे अपनी मैडम के साथ। वहाँ पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। वीरेन ने बच्चों की तरह उसे छप्पी दी और निधि के घर चला गया। वीरेन ने वीणा जी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वीणा जी ने वीरेन को बैठने को कहा और उसके लिए नाश्ता लाने लगी। वीरेन उन्हें रोककर कहने लगा, आप तो जानती हैं ना मम्मी, दिल्ली का ट्रैफिक लेट हो जाएगा शॉपिंग में, तो आप लोगों को भी चिंता लगी रहेगी। आप नीति को बुला दीजिए, हम टाइम से जाकर टाइम से लौट आएंगे। ये आओ भगत फिर किसी दिन। वीणा जी ने नीति और सान्या को आवाज़ देते हुए कहा, नीति, सानू बच्चा
जल्दी आ जाओ, वीरेन आए हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं वो बेटा। जी मम्मी बस आई, कहते हुए सान्या कमरे से बाहर आई। सान्या को तैयार हाथों में हैंड बैग देखकर वीरेन शॉक्ड हो गया। वह सोचने लगा कि अब सानू भी हमारे साथ जाएगी। सान्या वीरेन को देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हेलो जीजू, कैसे हैं आप? वीरेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मन ही मन न जाने क्या क्या सोचने लगा। इतने में ही नीति भी आ गई। वीरेन ने जब सान्या को कोई जवाब नहीं दिया तो सान्या दोबारा और थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, जीजू कहाँ खो गए आप? नीति को देख वीणा जी बोली, लो आ गई नीति भी। नीति ने वीरेन की सबस्त शक्ल देखी तो उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, वीरेन क्या हुआ आपको, क्या सोचने लगे? नीति ने आवाज़ सुनकर वीरेन की तंत्र टूटी और वह होश में आया। सब उसे देख रहे थे। वह बड़बड़ाते हुए बोला, नीति आ गई तुम, अच्छा है चलें अब। सान्या बीच में तपाक से बोल पड़ी, डॉक्टर साहब हम भी खड़े हैं। हमें देखकर तो आपकी शक्ल ऐसी ही हो गई जैसे जीता जागता भूत देख लिया हो, और अब कह रहे हो चले नीति, मतलब हम तो ऐवे ही हैं ना? नीति ने उसकी बाजू पर धीरे से थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप कर तू और चल अब, वरना आने में देरी हो जाएगी। सान्या ने अपना मुंह बंद कर लिया। वीरेन वीणा जी से कहने लगा, मम्मी हम चलते हैं और आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन्हें वापस घर छोड़ जाऊंगा। वीणा जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और जाते हुए सानू को भी कम बोलने का इशारा करने लगी। सान्या मुंह बनाते हुए नीति और वीरेन के साथ चली गई। वीरेन ने जेंटलमैन की तरह नीति के लिए आगे का दरवाज़ा खोल दिया, जिसे नीति को बहुत अच्छा लगा और वह मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। सान्या ने बैक सीट पर बैठने के लिए जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, वह जोर से चीख पड़ी, तुम! उसकी चीख सुनकर नीति ने पीछे मुड़कर देखा तो वह भी दीप को देखकर हैरान रह गई। वीरेन ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, हो गया स्यापा। सान्या की चीख सुनकर अपने कानों पर हाथ रखकर दीप कहने लगा, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? कान के पर्दे फाड़ोगी क्या? पर्दे छोड़ो, पहले बाहर निकलो तुम, बाहर जाओ। सान्या ने दीप को ज़बरदस्ती बाहर निकाला और नीति भी कार से बाहर आ गई। सान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सान्या, बताओ। दीप, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये बताओ ना पहले। सान्या, मेरी एमडी की कसम, सवाल के बदले सवाल मत करो। तुम मुझसे और जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, समझी? नीति गुस्से में, सानू ये क्या तरीका है बात करने का? सान्या, दी आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इनसे पूछे ना क्यों आए हैं ये आप दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने। दीप, अच्छा मैं हड्डी बनने आया हूँ कबाब में? तो तुम कौन सा कबाब बनने आई हो? खुद भी तो बीच में आई ना भाई के भाभी के। सान्या, तुम ना दीप, क्या तुम ना? बोलो। सान्या झुंझलाते हुए, कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी मुंह लगना ही नहीं है। दीप, हाँ जैसे तो मैं मरा जा रहा हूँ तुम्हारे मुंह लगने को। सान्या दांत पीसते हुए, मुझे नहीं बैठना इस चुम्बू के साथ। दीप, आप पीछे आइए और तुम दीप आगे जाकर बैठो। निधि और वीरेन एक दूसरे को देखने लगे। सान्या उन्हें इस तरह देखकर बोली, व्हाट, आप लोग एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप नहीं बैठोगे पीछे? निधि उसे इशारे में शांत करने को कहने लगी। सान्या ने फिर एक बार उन तीनों की ओर देखा और बच्चों की तरह बड़बड़ाते हुए गाड़ी में बैठ गई। बाकी सब भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। वीरेन और निधि दोनों मन ही मन सोचने लगे कि इन दोनों के साथ लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं यार दोनों। बस अब दोबारा शुरू ना हो जाए ये दोनों बस यही प्रार्थना कर रहे थे। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था तो निति ने म्यूज़िक ऑन कर दिया। ऑन करते ही सबसे पहला गाना चला, जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। दीप, निति और वीरेन को प्राइवेसी देने के लिए
देने के लिए हेडफोन लगाकर बैठ गए और फ़ोन चलाने लगे। सानिया भी अपने फ़ोन में लगी रही। वीरेन ने शीशे में से दोनों को बिजी देखा। उसने चुपके से नीति का हाथ पकड़ा और गियर पर उसका हाथ रखा, उसके ऊपर से अपना हाथ रख लिया। नीति वीरेन के छुअन से शर्मा गई। उसके शर्माते देख वीरेन की धड़कनें बढ़ गईं। आधा घंटा बीत गया। गाड़ी में सन्नाटा पसरे। कोई बोल ही नहीं रहा था और सानू के लिए इतना चुप्पी मौत की सज़ा से भी बदतर थी। उसने आगे देखा तो वीरेन और नीति की डिस्टर्बेंस करना सही नहीं लगा। दीप की ओर देखा तो वह अपने फ़ोन में घुसा हुआ था। ऐसे क्या देख रहा है ये चोमू अपने फ़ोन में, जो इतना मगन है फ़ोन चलाने में? कोई होश ही नहीं इसे, सानिया खुद में बड़बड़ाते हुए बोली। उसने चुपके से तिरछी नज़र कर दीप के फ़ोन में झांकने की कोशिश की तो दीप ने उसे देख लिया। उसने तुरंत अपना फ़ोन बंद कर दिया। वह आंखें तीरते हुए भौं चुकाकर इशारे में ही पूछने लगा, क्या देख रही हो मेरे फ़ोन में? सानिया ने झिझकते हुए ना में सिर हिला दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। दीप वापस अपने फ़ोन में लग गया। सानिया ने फिर से दीप को फ़ोन में लगा देखा तो सोचने लगी, सच में चोम्बू ही है ये। फिर से फ़ोन में लग गया। अब तो देखना ही पड़ेगा कि आखिर इस फ़ोन में ऐसा है क्या। ज़रूर कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी इसकी। सानिया ने पुनः निगाहें घुमाकर उसके फ़ोन में झांकने की कोशिश की और दीप ने इस बार उसे पकड़ लिया। दीप फ़ोन साइड में रख के, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बार बार क्यों झांक रही हो मेरे फ़ोन में? दीप की आवाज़ सुनते ही वीरेन ने नीति का हाथ छोड़ दिया और धीमी आवाज़ में बोला, ये फिर शुरू हो गए। नितिन ने भी अपना सिर पकड़ लिया और नाजुक सा चेहरा बनाकर वीरेन को देखने लगी। सानिया, मैं कहाँ झांक रही हूँ? मैं तो खिड़की से बाहर देख रही थी। देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है। देखो दीप, तुम ना ज़्यादा बनो मत, समझी? दोनों बार तुम्हें रंगों हाथ पकड़ा है मैंने तुम्हें। सानिया, कह तो ऐसे रही हो जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। रंगों हाथ पकड़ लिया मैंने, दीप की नकल करते हुए। ऐसा क्या छुपा रखा है इस फ़ोन में जो बार बार मेरे देखते ही फ़ोन छुपा लेते हो? हाँ वीरेन, क्या हुआ हिटलर? इतना हाइपर क्यों हो रही हो तुम? दीप हंसते हुए, हिटलर? हाँ, एकदम सही नाम दिया है भाई, वाह। सानिया, ज़्यादा दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझे? और जीजू, आप भी इस चोम्बू की साइड। दीप, मेरे भैया हैं तो मेरे साइड होंगे ना? हाँ। सानिया चिढ़ते हुए, आप कुछ नहीं बोलेंगी दी? नीति, तूने शुरू किया है सानू, तू अकेले काफ़ी है इन दोनों के लिए। ओह आइड। वीरेन सानिया के मज़े लेते हुए, एक बात तो बताओ सानू, तुम्हें दीप का फ़ोन देखने में इतने दिलचस्पी क्यों है? क्या देखना चाहती थी इसके फ़ोन में? सानिया, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसके फ़ोन में जीजू, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। इतनी देर से हो गई, सारे ऐसे चुपचाप बैठे थे तो सबका मौन व्रत हो और इतने देर चुप नहीं रह सकती। दीप, हाँ भाई, तुम कैसे चुप रह सकती हो? जब तक अपनी बातों के पटाखे तुम नहीं फोड़ लेती तब तक तुम्हें चैन कहाँ मिलता है? सानिया, ओ रियली? लगता है बहुत अच्छे से जान गए हो तुम मुझे, इतराते हुए। दीप, हाँ बिल्कुल। आर्मी वालों को अपनी आँख, नाक, कान सब तेज़ रखने पड़ते हैं, बहुत परखी नज़र चाहिए होती है।